नमस्कार दोस्तों, अतुल्य भारत ज्योग्राफी के इस डिजिटल मंच पर मैं हंसराज चौधरी एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर ने कक्षा 12 के पाठ्यक्रम में परिवर्तन किया है और इस सत्र में हमें एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकों का अध्ययन करना है। यदि हम भूगोल विषय की बात करें तो भूगोल विषय का जो हमारा पाठ्यक्रम है उसके बारे में चर्चा हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं, जिसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस वीडियो के माध्यम से आपको ये पता चलेगा कि इस सत्र में हमें कौन कौन सी पाठ्य पुस्तकों का अध्ययन करना है और किन किन अध्यायों तथा टॉपिक्स का अध्ययन करना है। अब हम बात करते हैं आज के टॉपिक की। तो आज हम कक्षा 12 की पाठ्य पुस्तक मानव भूगोल के मूल सिद्धांत का प्रारंभ करने जा रहे हैं, जिसका हमारा पहला अध्याय है मानव भूगोल, प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। भूगोल एक काफी विस्तृत विषय है जिसके अंतर्गत हम उन घटनाओं एवं परिघटनाओं का अध्ययन करते हैं जो दिक् एवं काल के संदर्भ में परिवर्तित होती हैं। उनका क्या किया जाता है? भौगोलिक अध्ययन किया जाता है। यदि हम पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी के दो घटक माने गए हैं, एक प्रकृति एवं मनुष्य। इधर की तरफ आपको आपकी पाठ्य पुस्तक दिखाई दे रही होगी, जिससे आपको समझने में एवं नोट्स बनाने में क्या होगी? आसानी होगी। इसमें हमने इंपॉर्टेंट लाइंस को क्या किया है? मार्क किया है। तो आप इन लाइंस को देखते हुए नोट्स बना सकते हैं। अब हम बात करते हैं पृथ्वी के घटकों की। तो जब हम पृथ्वी के घटक की बात करते हैं तो पृथ्वी के प्रमुख रूप से कितने घटक माने गए हैं? दो घटक माने गए हैं, प्रकृति एवं मनुष्य। प्रकृति को हम भौतिक पर्यावरण भी कह सकते हैं। पिछली कक्षा में आपने भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांतों का अध्ययन किया था। उसके अंतर्गत हमने किसका अध्ययन किया था? पृथ्वी की संरचना, चट्टान, भूकंप, ज्वालामुखी, वायुमंडल, ठीक है, आर्द्रता, सूर्यताप, वायुदाब, पवन, समुद्री धाराएं, ज्वार भाटा, इन सभी क्या किया था? इनका अध्ययन किया था। तो इन सभी को क्या कहा जाता है? भौतिक पर्यावरण या प्रकृति कहा जाता है, जिसके अंतर्गत हम भौतिक स्थल रूपों का क्या करके आए हैं? अध्ययन करके आए हैं। किस किस का अध्ययन किया था हमने? पृथ्वी जैसे चट्टान, भूकंप, ज्वालामुखी इत्यादि का हमने क्या किया था? अध्ययन किया था। तो ये सभी किसके अंतर्गत आ जाते हैं? भौतिक पर्यावरण के अंतर्गत आ जाते हैं। लेकिन जब हम मनुष्य या मानव के संदर्भ में अध्ययन करते हैं तो यह क्षेत्र क्या हो जाता है? काफी विस्तृत हो जाता है। इस मानव या मनुष्य के अंतर्गत हम भौतिक एवं मानवीय जगत के बीच संबंधों का क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं कि किस प्रकार से भौतिक पर्यावरण मानव को प्रभावित करता है और किस प्रकार से मनुष्य ने प्रकृति को प्रभावित किया है। तो इन दोनों के आपस के अंतर संबंधों का अध्ययन किसके अंतर्गत करते हैं? हम मनुष्य या मानव भूगोल के अंतर्गत करते हैं। इसके अलावा मानवीय परिघटनाओं का स्थानिक वितरण, ठीक है, वितरण से तात्पर्य है कोई भी वस्तु या कोई भी परिघटना कहां पर स्थित है। जैसे कि हम बात करें कृषि की बात करें, ठीक है, तो हम पढ़ते हैं स्थानांतरणशील कृषि, विस्तृत कृषि, ठीक है, बागानी कृषि, व्यापारिक कृषि। तो यह कृषियां किन किन क्षेत्रों में की जाती है, इनका अध्ययन किया जाता है। यदि हम खनिजों की बात करें तो खनन की क्रिया किन किन क्षेत्रों में की जाती है, कहां पे कौन सा खनिज पाया जाता है, किस क्षेत्र में कौन सा उद्योग लगाया गया है। तो ये सभी क्या है? मानवीय परिघटनाओं का स्थानिक वितरण। इसके पश्चात आ जाता है उनके घटित होने का कारण। इसका अध्ययन भी इसके अंतर्गत ही किया जाता है। और चौथा है वैश्विक सामाजिक एवं आर्थिक विभिन्नताओं का
अध्ययन कि किस क्षेत्र में आर्थिक क्रियाएं किस प्रकार की पाई जाती है, किस प्रकार से एक क्षेत्र की क्रियाएं दूसरे क्षेत्र से क्या होती है, भिन्न होती है। तो इन सभी का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है, मानव भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे पृथ्वी के घटकों की, जिसमें एक हम बात कर रहे हैं प्रकृति या भौतिक पर्यावरण की, और दूसरा आ जाता है मनुष्य। तो मनुष्य एवं प्रकृति के पारस्परिक अंतर संबंधों का अध्ययन, ठीक है। इसके बाद जो भी घटनाएं या जो भी परिघटनाएं हैं उनका स्थानिक वितरण, इसके अलावा उनके घटित होने के कारण क्या है, और किसी भी एक क्षेत्र की परिघटनाएं दूसरे क्षेत्र की परिघटनाओं से किस प्रकार से भिन्न होती हैं, उन सभी का अध्ययन किससे संबंधित है, मनुष्य के अंतर्गत किया जाता है। यदि हम भूगोल की एक विषय के रूप में बात करें तो भूगोल एक काफी विस्तृत विषय है। इसके अंतर्गत जो पृथ्वी है उसको क्या माना गया है, मनुष्य का घर माना गया है। और इसके अंतर्गत क्या किया जाता है, पृथ्वी का मुख्य अब यदि हम भूगोल की अब यदि हम भूगोल की एक विषय के रूप में बात करें तो भूगोल एक काफी विस्तृत विषय है। इसके अंतर्गत संपूर्ण पृथ्वी को मनुष्य का एक घर मानकर अध्ययन किया जाता है। तो एक विषय के रूप में भूगोल का मुख्य सरोकार से तात्पर्य है उद्देश्य, कि जब हम भूगोल का अध्ययन करते हैं एक विषय के रूप में तो इसमें पृथ्वी को मनुष्य का घर मानकर, देखिए पृथ्वी को क्या माना गया है, मनुष्य का घर मानकर अध्ययन किया जाता है, एवं उन सभी तत्वों का अध्ययन किया जाता है जिनके द्वारा मनुष्य का क्या हुआ है, विकास हुआ है। मनुष्य ने जिन जिन तत्वों के साथ या सहयोग या उपयोग से अपना विकास किया है उन सभी तत्वों का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। एक सिंपल सी चीज देखिए, कुछ भी नहीं है। भूगोल जब हम एक विषय के बात करते हैं तो संपूर्ण पृथ्वी को क्या माना गया है, मनुष्य का निवास स्थल। इसको हम क्या बोल सकते हैं, मनुष्य का घर माना गया है। ठीक है, संपूर्ण पृथ्वी को क्या माना गया है, मनुष्य का घर माना गया है। और उन सभी तत्वों का, ठीक है, उन सभी तत्वों का अध्ययन किया जाता है जिनके उपयोग से मनुष्य ने अपना विकास किया है। जैसे अगर हम बात करें कृषि, ठीक है, कृषि में पशुपालन, खनन, उद्योग, पर्यावरण से जो मनुष्य के अंतर संबंध है, तो इन सभी का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। तो एक विषय के रूप में भूगोल का मुख्य उद्देश्य क्या है, पृथ्वी को मनुष्य का क्या माना जाता है, घर माना जाता है, और उन सभी तत्वों का अध्ययन करना है जिन्होंने मनुष्य को पोषित किया है। एक विषय के रूप में भूगोल के यदि हम विकास क्रम का अध्ययन करें कि किन किन तथ्यों का इसके अंतर्गत अध्ययन किया जाना चाहिए, तो भूगोल वेत्ताओं को मन में इसको लेकर काफ़ी मतभेद रहा है कि भूगोल के विषय के अंतर्गत प्रकृति का अध्ययन किया जाए या मनुष्य का अध्ययन किया जाए, ठीक है, क्रमबद्ध किया जाए या प्रादेशिक किया जाए। तो इस प्रकार से भूगोल के विषय क्षेत्र को लेकर क्या आ गई, एक द्वैधता आ गई। द्वैधता से तात्पर्य है दो मत, ठीक है, दो मत हो गए या दो विचारधाराएं उत्पन्न हो गई कि भूगोल के अंतर्गत इसका अध्ययन किया जाए या इसका अध्ययन किया जाए। तो जब दो मत आ जाते हैं तो उसे कहा जाता है द्वैधता। तो कुछ प्रमुख द्वैधताएं हैं भूगोल विषय को लेकर कि सैद्धांतिक किया जाए या विवरणात्मक अध्ययन किया जाए, क्रमबद्ध रूप से अध्ययन किया जाए या प्रादेशिक रूप से किया जाए, भौतिक भूगोल या फिर मानव भूगोल, ठीक है,
अब हम इनको यहाँ पर समझने का प्रयास करते हैं कि ये क्या चीज़ है। देखिए, पिछली कक्षा में आपने भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत पढ़े थे। तो हमारी जो पहली द्वैधता आती है, ये आती है सैद्धांतिक हो या फिर विवरणात्मक। भूगोल का जो क्षेत्र है उसके अंतर्गत हम सिद्धांतों का अध्ययन करें या फिर किसी भी तत्व का वितरण का अध्ययन करें। सिद्धांतों की यदि हम बात करें तो जैसे कि पिछली कक्षा में हमने पढ़ा कि पर्वत निर्माण के सिद्धांत, ठीक है। पर्वत निर्माण के सिद्धांत में जैसे हमने पढ़ा वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, ठीक है। इसके अंतर्गत हमने पढ़ा कि किस प्रकार से महाद्वीपों का क्या हुआ, फैलाव हुआ, पेंजिया था वो टूटा, ठीक है। उसके पश्चात वर्तमान रूप आया। तो जो वेगनर का सिद्धांत था हमने पढ़ा। तो भूगोल में यह रहा कि सिद्धांत, जितने भी प्रकृति से संबंधित सिद्धांत है उनका अध्ययन किया जाना चाहिए। तो दूसरा पक्ष क्या कहता है कि नहीं, भूगोल के अंतर्गत तथ्यों का क्या पढ़ना चाहिए, हमें वितरण पढ़ना चाहिए, ठीक है। वितरण से तात्पर्य है कोई खनिज कहाँ पाया जाता है, पशु कहाँ पाए जाते हैं, वनस्पति कहाँ पाई जाती है, किस प्रकार की कृषि किस क्षेत्र में की जाती है। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ थिंग्स, ठीक है। तो वितरण पढ़ना चाहिए या फिर सिद्धांत पढ़ना चाहिए। तो पहला जो हमारी द्वैधता है यह है कि भूगोल का जो रूप है वो सैद्धांतिक होना चाहिए अथवा विवरणात्मक होना चाहिए। सैद्धांतिक को इंग्लिश में कहा जाता है नोमोथेटिक, जबकि विवरणात्मक को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, इडियोग्राफिक अप्रोच, ठीक है। तो ये हो गया। दूसरा है हमारा क्रमबद्ध भूगोल वर्सेस प्रादेशिक भूगोल। तो ये भी क्या है, अध्ययन की विधियां हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं कि क्रमबद्ध भूगोल क्या होता है और प्रादेशिक भूगोल क्या होता है। क्रमबद्ध भूगोल के अंतर्गत किसी भी क्षेत्र का क्रमबद्ध रूप से क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। जैसे कि अगर हम बात करें कि अगर हम विश्व का भूगोल पढ़ रहे हैं, जैसे तो हमारा जैसे कोई टॉपिक है पर्वत, ठीक है, कि हमें विश्व के प्रमुख पर्वतों का क्या करना है, अध्ययन करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एशिया महाद्वीप के पर्वत पढ़ेंगे प्रमुख रूप से, जैसे हिमालय पर्वत है, ठीक है। इसके पश्चात हम दूसरा अफ्रीका महाद्वीप के पढ़ेंगे, फिर उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, इस प्रकार से सभी महाद्वीपों के पर्वत पढ़ लेंगे। अगली चीज हमने पढ़ा प्रमुख झीलें, प्रमुख नदियां। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, हर महाद्वीप के इनका अध्ययन करेंगे। लेकिन यदि हम प्रादेशिक भूगोल की बात करें तो इसके अंतर्गत क्या ले लिया जाता है, एक प्रदेश चुन लिया जाता है पहले। जैसे अगर हम बात करें कि एशिया महाद्वीप का हमें अध्ययन करना है, एक प्रदेश हमारा कौन सा हो गया, एशिया महाद्वीप हो गया। तो अब हम एशिया महाद्वीप में क्या पढ़ेंगे, प्रमुख पर्वत पढ़ लेंगे, प्रमुख ज्वालामुखी पढ़ लेंगे, प्रमुख नदियां पढ़ लेंगे, प्रमुख झीलें पढ़ लेंगे, प्रमुख पठार, मैदान। तो इस प्रकार से एक प्रदेश को बांट के उसके बाद हमने क्या करा, उसके विभिन्न तथ्यों का क्या कर लिया, अध्ययन कर लिया। जबकि क्रमबद्ध भूगोल में हम क्या कर रहे हैं, एक फैक्ट ले रहे हैं और उसको क्या कर रहे हैं, हम विभिन्न महाद्वीपों के संदर्भ में पढ़ रहे हैं। पढ़ना एक ही चीज होता है, लेकिन जो पढ़ने का तरीका है वो क्या हो जाता है, अलग अलग हो जाता है। तो क्रमबद्ध और प्रादेशिक भूगोल की द्वैधता इस प्रकार से है। और तीसरी हमारी द्वैधता है भौतिक भूगोल और मानव भूगोल की। तो भूगोल वेत्ताओं के मन में क्या है, प्रारंभ से ही ये द्वैत रहा है कि भाई भूगोल का विषय क्षेत्र क्या होना चाहिए। कुछ भूगोल वेत्ता प्रारंभ से ही ये कहते आ रहे हैं कि जितनी भी भौतिक परिघटनाएं हैं उनका क्या करना चाहिए, भूगोल के अंतर्गत अध्ययन करना चाहिए। जबकि कुछ भूगोल वेत्ता क्या कहते हैं कि मनुष्य के संबंध में पृथ्वी का क्या किया जाना चाहिए, अध्ययन
किया जाना चाहिए। जैसा कि हमने यहाँ पे बात करी कि जो पृथ्वी का अध्ययन है वो किसके संदर्भ में करना चाहिए, मनुष्य के घर के रूप में करना चाहिए और उन सभी तथ्यों का अध्ययन करना चाहिए जिनके द्वारा मनुष्य ने अपना विकास किया है। तो भौतिक भूगोल के अंतर्गत तो गत वर्ष हमने पढ़ा कि एक होता है स्थलाकृतिक विज्ञान, एक होता है जलवायु भूगोल और एक होता है समुद्र भूगोल या समुद्र विज्ञान। तो स्थलाकृतिक के अंतर्गत हमने पृथ्वी की आंतरिक संरचना, भूकंप, ज्वालामुखी, चट्टानें, अपक्षय, अपरदन, ठीक है ना, इसके अतिरिक्त स्थलाकृतियों के बारे में अध्ययन किया। जबकि जलवायु भूगोल के अंतर्गत हमने वायुमंडल, सूर्यताप, वायुदाब, पवन, आर्द्रता, वर्षण इत्यादि तथ्यों का क्या किया था, अध्ययन करते हैं। और समुद्र भूगोल या समुद्र विज्ञान के अंतर्गत महासागरीय लवणता, महासागरीय धाराएं, ज्वार भाटा इत्यादि तथ्यों का क्या किया था, अध्ययन किया था। तो ये क्या है, समग्र रूप से भौतिक भूगोल कहलाता है। जबकि मानव भूगोल के अंतर्गत हम मनुष्य के संदर्भ में अध्ययन करते हैं। जैसे मनुष्य के द्वारा यदि कृषि का विकास किया गया है तो किस प्रकार की कृषि किन क्षेत्रों में तथा किस प्रकार की जलवायु दशाओं में विकसित हुई है, ठीक है। खनन की क्रिया की जा रही है तो किन क्षेत्रों में कौन कौन से खनिज निकल रहे हैं, धात्विक खनिज निकल रहे हैं या फिर अधात्विक खनिज निकल रहे हैं। यदि हम उद्योगों की बात करें तो किन क्षेत्रों में सूती वस्त्र उद्योग लगे हैं, किन क्षेत्रों में लौह इस्पात उद्योग लगे हैं। तो ये सभी किसके संदर्भ में आ जाते हैं, मानव भूगोल के संदर्भ में आ जाते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आप बात करेंगे तो जनसंख्या आ जाएगी हमारी, प्रवास आ जाएगा। तो ये सभी तथ्य किसके अंतर्गत आ जाते हैं, हमारे मानव भूगोल के अंतर्गत आ जाते हैं। तो द्वैतवाद आपको समझ में आ गया होगा कि द्वैतवाद क्या है, दो चीजों के बीच में मतभेद, ठीक है ना, कि भूगोल का विषय क्षेत्र क्या होना चाहिए, सैद्धांतिक होना चाहिए या फिर विवरणात्मक होना चाहिए, ठीक है, क्रमबद्ध होना चाहिए या फिर क्या होना चाहिए, प्रादेशिक होना चाहिए, भौतिक भूगोल होना चाहिए या फिर क्या होना चाहिए, मानव भूगोल होना चाहिए। तो इसे क्या कहा गया है, द्वैतवाद या डाइकोटोमी कहा गया है। अभी हमने द्वैधता के बारे में चर्चा की, तो द्वैधता के बारे में एक भूगोलवेत्ता हैं हर्बर्टसन, ठीक है। हर्बर्टसन ने क्या कहा कि भूगोल एक सजीव विषय है, ठीक है। भूगोल क्या है, एक सजीव विषय है और इसकी दो भागों में विभाजन करना इसकी हत्या करने के समान है, ठीक है। क्या कहा हर्बर्टसन ने कि जो भूगोल है वो क्या है, एक सजीव विषय है। यदि हम इसको दो भागों में बांटने का प्रयास करते हैं तो ये किसके समान है, इस विषय की हत्या करने के समान है। और जो ऐसा प्रयास करता है वो क्या कहलाएगा, हत्यारा, ठीक है, वो क्या कहलाएगा, हत्यारा कहलाएगा। तो हम क्या मानते हैं कि भूगोल को विभाजित नहीं किया जा सकता है, बल्कि प्रकृति और मनुष्य क्या है, दो अविभाज्य अंग हैं किसके, भूगोल विषय के। तो जब हम इसे विषय क्षेत्र की बात करते हैं तो भौतिक एवं मानवीय दोनों परिघटनाओं का वर्णन मानव शरीर रचना विज्ञान के प्रतीकों का प्रयोग करते हुए इसमें इनका रूप में प्रयोग किया जाता है। जैसे कि अगर हम बात करें तो आप यहां देखेंगे कि पृथ्वी के रूप, ठीक है, चक्रवात की आंख, चक्रवात जो होता है उसके सेंटर का जो शांत भाग होता है, जो शांत क्षेत्र होता है, उसे किसकी संज्ञा दी गई है, चक्रवात की आंख, ठीक है ना, चक्षु की संज्ञा दी गई है। उसे क्या कहा जाता है, आई ऑफ साइक्लोन कहा जाता है। नदी का मुख, ठीक है, जहां से नदी का उद्गम होता है उसे क्या कहा जाता है, नदी का मुख कहा जाता है। मृदा की परिच्छेदिका, जल डमरू मध्य की ग्रीवा, ग्रीवा से क्या तात्पर्य है, गला।
तो भौतिक और मानव भूगोल का जब हम अध्ययन करते हैं तो इसमें किसकी संज्ञा दी गई है? मनुष्य के शरीर के जो प्रतीक हैं उनका प्रयोग किया गया है। इसको एक सजीव विषय के रूप में माना गया है। देखिए क्या क्या पढ़ा हमने, पृथ्वी के रूप पढ़ा, ठीक है, चक्रवात की आंख पढ़ा, जल डमरू मध्य का क्या पढ़ा हमने, ग्रीवा पढ़ा, मृदा की परिच्छेदिका पढ़ा, नदी का क्या पढ़ा, मुख पढ़ा। तो ये क्या है, एक साथ जुड़े हुए हैं और इनको क्या किया गया है, मनुष्य के शरीर के अंगों की क्या दी गई है, संज्ञा दी गई है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए यदि हम जर्मन भूगोलवेत्ताओं की बात करें तो जर्मन भूगोलवेत्ताओं ने देश अथवा राष्ट्र को, ठीक है, किसकी संज्ञा दी है, मानव शरीर की संज्ञा दी है। और क्या कहा है कि किसी भी देश अथवा राष्ट्र के जो परिवहन मार्ग हैं, ठीक है, परिवहन मार्ग हैं, उनको क्या कहा है, धमनियां। ठीक है, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा कि जर्मन भूगोलवेत्ताओं ने किसी भी राष्ट्र की तुलना किससे की है, मानव शरीर से की है। और किसी भी राष्ट्र अथवा देश के परिवहन मार्गों को किसके समान माना है, धमनियों के समान माना है। जिस प्रकार से मानव शरीर में धमनियों का कार्य क्या होता है, रक्त का एक भाग से दूसरे अंग तक परिसंचरण करना, रक्त को एक अंग से दूसरे अंग तक पहुंचाना है, उसी प्रकार से किसी भी राष्ट्र में एक वस्तु को दूसरे भाग में पहुंचाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, परिवहन मार्गों का प्रयोग किया जाता है। चाहे वह स्थल मार्ग हो, चाहे जल मार्ग हो, चाहे क्या हो, वायु मार्ग हो, किसी भी प्रकार का हो, चाहे सड़क मार्ग हो, चाहे रेल मार्ग हो, तो इन सब को किसकी संज्ञा दी गई है, धमनियों की संज्ञा दी गई है। किसके द्वारा, जर्मन भूगोलवेत्ता। ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा, जर्मन भूगोलवेत्ताओं ने किसको, राष्ट्र को किसकी संज्ञा दी है, मानव शरीर के समान माना है। और परिवहन मार्गों को किसकी संज्ञा दी है, धमनियों की संज्ञा दी है। इतनी चर्चा करने के बाद हम बात करते हैं कि क्या हम वास्तव में भौतिक भूगोल और मानव भूगोल को पृथक कर सकते हैं? क्या हम मानव भूगोल का अध्ययन अलग कर सकते हैं और भौतिक भूगोल का अध्ययन अलग कर सकते हैं, जबकि ये इतने विशुद्ध रूप से क्या है, जुड़े हुए हैं? यदि हम भौतिक भूगोल के घटकों की बात करें तो भौतिक भूगोल के अंतर्गत प्रमुख घटक कौन कौन से हैं? भू आकृतियों का अध्ययन हम करते हैं, मृदा अर्थात मिट्टी, जलवायु, जल, वनस्पति एवं प्राणी जगत का हम क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। लेकिन जब हम मानव भूगोल की बात करते हैं तो मानव भूगोल के अंतर्गत हम किसका अध्ययन करते हैं, ग्रह, मतलब जो मनुष्य के द्वारा घर बनाए गए हैं और उन घरों के समूह से जो गांव और नगर बनते हैं, हम उनका अध्ययन करते हैं। इसके अलावा मनुष्य ने जो सड़कों का निर्माण किया है उसका अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है, मानव भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। मनुष्य ने विभिन्न खनिजों और कृषि पदार्थों का उपयोग करते हुए जो उद्योग लगाए हैं उनका अध्ययन करते हैं। जो खेत विकसित किए हैं, जो कृषि करता है, जो उपजें करता है, चाहे वो दलहन हो, चाहे खाद्यान्न हो, चाहे तिलहन हो, चाहे स्थानांतरणशील कृषि हो, चाहे बागाती कृषि हो, तो इन सभी का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है, मानव भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। तो अगर हम इसके निष्कर्ष की बात करें तो ये दोनों अविभाज्य रूप से जुड़े हुए हैं और भूगोल में हम इनको अलग नहीं कर सकते हैं। इसके अंतर्गत हमें क्या करना पड़ता है, इन सभी का समग्र अध्ययन करता है। यदि हम भूगोल की बात करते हैं, ठीक है, अलग अलग शाखाएं जरूर हो गई हैं कि भौतिक भूगोल के अंतर्गत हम इन तत्वों का और इन तथ्यों का अध्ययन करते हैं, जबकि मानव भूगोल के अंतर्गत हम मनुष्य से संबंधित इन तथ्यों का अध्ययन करते हैं। अब हम मानव भूगोल की विभिन्न परिभाषाओं के बारे में चर्चा करते हैं। तो हमारी पाठ्य पुस्तक में 3 भूगोलवेत्ताओं की परिभाषाएं दी गई हैं, आपको बोर्ड पे दिखाई दे रही होंगी।
पहली परिभाषा है मानव भूगोल मानव समाजों एवं धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। ये परिभाषा किसने दी? रैटजेल ने दी। और रैटजेल को मानव भूगोल का पिता भी कहा जाता है। ये चीज ध्यान दीजिएगा, फादर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, मानव भूगोल का पिता किसे कहा जाता है? रैटजेल को कहा जाता है। और इन्हीं रैटजेल की एक प्रमुख और प्रसिद्ध पुस्तक है एंथ्रोपोजियोग्राफी। ठीक है, एंथ्रोपोजियोग्राफी। तो रैटजेल क्या कहते हैं कि मानव भूगोल क्या है, किसका अध्ययन करते हैं? क्या परिभाषा दी उन्होंने कि मानव के जो समाज हैं और जो धरातल है इनके बीच के जो संबंध हैं इनका ही संश्लेषित अध्ययन क्या है? मानव भूगोल है। ठीक है, आप इसमें केवल एक शब्द पे ध्यान दीजिए कि यदि आपको कोई परिभाषा मिले और इसमें संश्लेषित अध्ययन शब्द दिखाई दे तो वो किसकी परिभाषा है? रैटजेल की है। रैटजेल एक जर्मन भूगोलवेत्ता थे जिनकी प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या है? एंथ्रोपोजियोग्राफी। और रैटजेल को क्या कहा जाता है? मानव भूगोल का पिता भी कहा जाता है। दूसरी यदि हम परिभाषा की बात करें तो ये परिभाषा किन्होंने दी है? कुमारी एलन सैंपल। ठीक है, कुमारी एलन सैंपल ये रैटजेल की ही शिष्या थी और एक अमेरिकन भूगोलवेत्ता हैं। इन्होंने क्या कहा कि मानव भूगोल क्या है? अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मनुष्य के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। क्या कहा इन्होंने कि जो मानव भूगोल है वह अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच के जो परिवर्तनशील संबंध हैं इनका क्या है? अध्ययन है। कहीं कहीं पर आपको इस क्रियाशील मानव के स्थान पे क्या मिल जाएगा? चंचल मानव भी मिल जाएगा। ठीक है, इन्होंने परिभाषा इंग्लिश में दी थी, जब हिंदी का अनुवाद किया गया तो इन दो शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो यहां पर चंचल मानव भी दिखाई दे सकता है आपको और क्रियाशील मानव भी लिखा हुआ मिल सकता है। तो जिस परिभाषा में आपको चंचल मानव दिखाई दे वो किसके द्वारा दी गई है? कुमारी एलन सैंपल के द्वारा दी गई है। गत वर्षों में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो किस प्रकार से पूछे जाते हैं कि आपको परिभाषा दे देते हैं और पूछते हैं कि भूगोल की यह परिभाषा किसने दी। तो आपको ध्यान रखना है कि कुमारी एलन सैंपल ने क्या कहा कि जो मानव भूगोल है वह अस्थिर पृथ्वी और चंचल मानव के बीच के परिवर्तनशील संबंधों का क्या है? अध्ययन है। या तो आप यहाँ पे चंचल मानव शब्द याद रख सकते हैं या फिर हम यहाँ पर कौन सा? अस्थिर पृथ्वी को याद रख सकते हैं। ठीक है, तो जिस भी परिभाषा में आपको ये दो शब्द दिखाई दे तो वो किसने दी है? कुमारी एलन सैंपल ने दी है। अब हम बात करें तीसरी परिभाषा की, तो तीसरी परिभाषा है हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों तथा इस पर रहने वाले जीवों के अधिक संश्लेषित ज्ञान से उत्पन्न संकल्पना। और यह संकल्पना है पॉल विडाल लाब्लाश। ये क्या है? एक फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता हैं। ठीक है, तो ये तीन परिभाषाएं आपको याद रखना है। पॉल विडाल लाब्लाश क्या कहते हैं? हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों तथा इस पर रहने वाले जीवों के अधिक संश्लेषित ज्ञान से उत्पन्न संकल्पना है। ये मनुष्य और पृथ्वी के बीच के क्रियाशील संबंधों पे क्या दे रहे हैं? जोर दे रहे हैं। तो हमारे पाठ्यक्रम में केवल ये तीन परिभाषाएं ही सम्मिलित है।